गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज का हम लोगों का टॉपिक है जेनेटिक डिसऑर्डर्स। ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था पेडिग्री एनालिसिस के सॉल्यूशंस, प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस। नेक्स्ट टॉपिक है एनसीईआरटी में पेडिग्री के बाद जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जेनेटिक डिसऑर्डर्स आर ऑफ टू टाइप्स, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स and chromosomal disorders. Okay, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स ही सिर्फ हम लोग आज देखेंगे, क्रोमोजोमल डिसऑर्डर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, क्रोमोजोमल डिसऑर्डर्स के बाद चैप्टर ओवर हो जाएगा। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो क्रोमोजोमल डिसऑर्डर्स को नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आज मेंडेलियन डिसऑर्डर्स ओनली। ठीक है, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स occurs mainly due to single gene alteration। सिर्फ एक जीन के अल्टरेशन के कारण ही ये डिजीज होता है। और इसको मेंडेलियन डिसऑर्डर क्यों कहते हैं हम लोग? क्योंकि इट ट्रांसमिट्स फ्रॉम पेरेंट टू offsprings। It transmits from parent to offsprings in same way as principle of inheritance by मेंडल। मेंडल का प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस जो था, उसी रूल के अकॉर्डिंग ये डिजीज ट्रांसमिट होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू इट्स ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, मेंडल के रूल्स को फॉलो करता है, इसीलिए इन डिजीज को कहते हैं हम लोग मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। इसका एग्जांपल्स क्या क्या है? कलर ब्लाइंडनेस, सिस्टिक फाइब्रोसिस, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया एंड लास्ट फेनाइलकीटोन्यूरिया। ठीक है, तो एनसीईआरटी बुक में मेंडेलियन डिसऑर्डर्स का ये 6 एग्जाम्पल है। एमसीक्यू में ये सब आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंडेलियन डिसऑर्डर, ये क्वेश्चन आ सकता है। उनमें से 3 ऑप्शन में से इन तीनों में से इन 6 में से कोई 3 रहेगा, एक बार कराएगा, इस तरह से चूज करना है। ठीक है, तो हम लोग एलाबोरेट करेंगे इन 3 डिजीज को। ये 3 डिजीज एनसीईआरटी में एक्सप्लेन किया हुआ है, इन्हीं 3 डिजीज के बारे में डिटेल्स में जानना है। ठीक है, बाकी इन 6 का 6 डिजीज का नाम याद रखना है कि दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। ओके, नेक्स्ट हम लोग एक्सप्लोर करते हैं हीमोफीलिया को। हीमोफीलिया एक इट इज ए सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। सेक्स लिंक्ड का मतलब है कि इस डिजीज का जो जीन होगा वो सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर होगा। सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर इस डिजीज का जीन होता है प्रेजेंट, इसलिए इस डिजीज को कहते हैं हम लोग सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। सेक्स लिंक्ड में सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर होगा इसका जीन, तो सेक्स क्रोमोसोम तो एक्स भी है वाई भी है, तो ये
एक्स लिंक्ड है, ना कि वाई लिंक्ड। एक्स लिंक्ड डिजीज, एक्स लिंक्ड तो है, साथ में ये रिसेसिव है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, ना कि एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर। याद रखना है, हीमोफीलिया इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। ठीक है। एनसीईआरटी बुक में जितना भी डिजीज के बारे में बताया गया है, 3, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया एंड फेनाइलकीटोन्यूरिया, इन तीनों को, ये तीनों रिसेसिव डिसऑर्डर है, कोई भी डोमिनेंट डिसऑर्डर नहीं है, सब रिसेसिव डिसऑर्डर के बारे में ही बताया गया है। तो हीमोफीलिया भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसके आगे जो 2 डिजीज पढ़ेंगे वो भी रिसेसिव ही होगा। ठीक है। अब देखते हैं कि ये हाउ इट इज स्प्रेड, ये फैलता कैसे। अनअफेक्टेड फीमेल और मदर, अनअफेक्टेड मदर टू हर सन, कैसे फैलता है देखो। अनअफेक्टेड मदर से सन को कैसे होगा, ये तभी होगा जब, तभी पॉसिबल होगा जब मदर कैरियर होगी। तो ये कैरियर क्या होता है बता देते तुम लोगों को। एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर का एक्सप्रेशन, जीन एक्सप्रेशन इस तरह से होगा, ये हुआ अफेक्टेड मदर, ये तो हम लोग जानते हैं कि XX मदर ही होगी। दोनों क्रोमोसोम के ऊपर अगर C नहीं लिखते हैं, H लिखते हैं, क्योंकि इसका H से इसको सिंबलाइज करेंगे हम लोग, H। C होता है कलर ब्लाइंडनेस के लिए। अफेक्टेड मदर का जीनोटाइप ये होगा, ये हुआ करियर मदर, मतलब एक एक्स क्रोमोसोम पे जीन है, दूसरे पे नहीं है, तो ये करियर हुआ। ठीक है। मतलब ये मदर अफेक्टेड तो नहीं है, लेकिन इट कैन अफेक्ट अफेक्टेड फादर। इस जीनोटाइप को कहेंगे हम लोग अफेक्टेड फादर। फादर कभी करियर नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि इसमें एक ही एक्स है। ठीक है। करियर होने के लिए एक एक्स पे जीन होना चाहिए, दूसरे पे नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब ये एक्सप्रेस कैसे हो रहा है, क्योंकि ये रिसेसिव डिसऑर्डर है, ये रिसेसिव डिसऑर्डर है। रिसेसिव एक्सप्रेस कब होता है, जब दोनों साथ होता है, तो दोनों जीन साथ में है तभी एक्सप्रेस हुआ। इसमें एक है तो ये एक्सप्रेस नहीं हुआ, इसमें भी एक है लेकिन एक्सप्रेस हो गया, ये अफेक्टेड हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही एक्स क्रोमोसोम है, दूसरा एक्स क्रोमोसोम है ही नहीं। ठीक है। तो ये हुआ जीनोटाइप हीमोफीलिया का। तो अनअफेक्टेड मदर टू हर सन, अनअफेक्टेड मदर मतलब करियर, तो करियर ये हुआ। और इसका क्रॉस होगा अगर फादर से, ये फादर नॉर्मल है। ठीक है। फादर को हीमोफीलिया नहीं है, तो इसका क्रॉस करते हैं, XHX XHY XXXY। देखो ये मदर, ये सॉरी ये डॉटर को डिजीज हुआ कि नहीं, ये एक करियर डॉटर हुआ। करियर देखो वहाँ पे, करियर डॉटर, ये अफेक्टेड, इसको हीमोफीलिया हुआ। अफेक्टेड सन, ये नॉर्मल डॉटर, और ये नॉर्मल सन। ठीक है। तो देखो मदर को डिजीज नहीं है, बट सन को डिजीज हो गया, बाकी किसी को नहीं हुआ। डॉटर या तो नॉर्मल रहेगी नहीं तो करियर रहेगी, सन या तो अफेक्टेड रहेगा नहीं तो नॉर्मल होगा। ठीक है। तो अनअफेक्टेड मदर कैन स्प्रेड द डिजीज टू हर सन, इस तरह से। नेक्स्ट
नेक्स्ट लाइन है इसका, इंपॉर्टेंट लाइन यही था, एक अनअफेक्टेड मदर अपने सन को स्प्रेड कर सकती है। daughter can be affected only if at least mother is career and father is affected। सन को अगर स्प्रेड होना था तो सिर्फ मदर करियर होगी तब भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन डॉटर को अफेक्ट होने के लिए मदर को करियर होना पड़ेगा एंड फादर को अफेक्टेड होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये डिजीज जनरली ज़्यादातर किस में फैल सकता है, सन में, ठीक है, क्योंकि सन में ये फैलने के लिए बहुत ज़्यादा चांस होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मदर ही, एटलीस्ट मदर ही अगर अनअफेक्टेड हो, करियर हो, तो ये सन को डिजीज हो सकता है। लेकिन डॉटर को होने के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए, कम से कम मदर को करियर होना चाहिए, अफेक्टेड होगी तब भी होगा, मदर करियर होना चाहिए एंड फादर भी अफेक्टेड होना चाहिए, ठीक है, तभी होगा। इसको प्रूव करते हैं कैसे, मदर इज करियर, फादर इज अफेक्टेड, ठीक है। देखो मदर इज करियर मदर का ये जीनोटाइप एंड फादर अफेक्टेड का ये जीनोटाइप, इसको करते हैं क्रॉस। ये अफेक्टेड डॉटर, ये अफेक्टेड सन, ये करियर डॉटर और ये नॉर्मल सन। तो हम लोगों ने क्या देखा कि डॉटर को अफेक्ट होने के लिए एटलीस्ट मदर को करियर होना पड़ेगा, ठीक है, मदर करियर है तब जाके अफेक्टेड डॉटर होगा, ठीक है। अगर मदर नॉर्मल हो जाती तब कोई भी डॉटर अफेक्टेड नहीं होता, ठीक है। तो देखो अफेक्टेड डॉटर हुआ, मदर करियर हुई तब, या फिर मदर अफेक्टेड हो जाए एंड फादर हीमोफिलिक हो, मतलब अफेक्टेड हो, तब भी होगा अफेक्टेड डॉटर, ठीक है। तो हीमोफिलिक डॉटर होने के लिए कम से कम फादर को अफेक्टेड होना पड़ेगा एंड मदर को करियर होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दो लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये दो लाइन एनसीईआरटी में, नीट में बहुत बार पूछा जा चुका है कि अनअफेक्टेड मदर टू हर सन एंड ए डॉटर कैन बी अफेक्टेड ओनली इफ एटलीस्ट मदर इज करियर एंड फादर इज अफेक्टेड। कैसे हुआ दोनों हम बता दिए, ठीक है। अब देखते हैं इसका सिम्टम्स, इस डिजीज का सिम्टम क्या होता है। अ सिंपल कट और इंसिजन causes कंटिन्यूअस ब्लीडिंग, इसका सिम्टम यही है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, कॉज क्या है इसका, सिंगल जीन इज डिफेक्टेड which causes to form the cascade of clotting, ठीक है। कॉज ये हुआ, कैस्केड ऑफ क्लॉटिंग का मतलब चेन ऑफ क्लॉटिंग में एक जीन के डिफेक्ट के कारण वो चेन एबनॉर्मल हो जाता है, जिसके कारण ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाता है और कंटिन्यूअस ब्लीडिंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अच्छा, इसमें एक लाइन और है, क्वीन विक्टोरिया
क्वीन विक्टोरिया ऑफ यूके वाज करियर, ठीक है, यूके की जो क्वीन विक्टोरिया थी वो करियर थी, करियर फॉर हीमोफीलिया, ठीक है, करियर थी। इस तरह से अपने डिसेंडेंट्स को, मतलब आने वाले जनरेशन्स को बहुत सारे मेंबर्स में ये डिजीज फैल चुका था। क्वीन विक्टोरिया के नेक्स्ट जनरेशन्स में बहुत सारा डिजीज, बहुत सारा ये हीमोफीलिया बहुत सारे मेंबर्स में ये फैला था। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट डिजीज कौन सा था? सिकल सेल अनीमिया। सिकल सेल अनीमिया। सिकल सेल अनीमिया में हम लोग देखेंगे इट इज एन ऑटोजोमल रिसेसिव, तीनों डिजीज में तीनों रिसेसिव ही है। इट इज एन ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज। ऑटोजोमल का मतलब इसका जो जीन डिफेक्टिव जीन है वो ऑटोजोम्स के ऊपर होगा, ना कि सेक्स क्रोमोजोम के ऊपर, ठीक है। तो ये हुआ सिकल सेल एनीमिया का इंट्रोडक्शन, ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज। अब देखते हैं कि ये हाउ इट इज स्प्रेड, ये कैसे फैलता है। देखो, इस डिजीज के लिए 2 एलील्स आर रिस्पॉन्सिबल, 2 एलील्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। कौन कौन सा है वो? HbA एंड HbS। यहाँ पे समझना जरूरी है, ये 2 एलील रिस्पॉन्सिबल है इस डिजीज को कॉज करने के लिए, ठीक है। HbA इसका 3 जीनोटाइप बन सकता है। इस 2 एलील से 3 जीनोटाइप कॉम्बिनेशन बन सकता है। कौन कौन सा? फर्स्ट ये हुआ, सेकंड ये हुआ, थर्ड ये हुआ। तो दिस जीनोटाइप कॉम्बिनेशन कॉजेस ओनली सिकल सेल एनीमिया। सिर्फ यही एक जीनोटाइप का कॉम्बिनेशन है जो सिकल सेल एनीमिया को कॉज करेगा। तो ये एनसीईआरटी में बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉपर्ली दिया हुआ है और ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, नीट के एग्ज़ाम में, ठीक है। यही वो जीनोटाइप का कॉम्बिनेशन है जो सिकल सेल एनीमिया को कॉज करेगा, ठीक है। तो ये जीनोटाइप का कॉम्बिनेशन हुआ कैसे, कॉज क्या हुआ इसका? कॉज ग्लूटामिक एसिड ऑफ बीटा 6 चेन। बीटा 6 चेन का मतलब बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन एट 6 पोजीशन। बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन एट 6 पोजीशन। 6 क्या है? पोजीशन। 6 पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड होता है जो रिप्लेस्ड बाय वैलिन। ग्लूटामिक एसिड को वैलिन ने रिप्लेस किया, कहाँ पे? 6 पोजीशन ऑफ बीटा चेन, ठीक है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत बार पूछा जा चुका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है। बीटा 6 चेन ऑफ हीमोग्लोबिन पे ग्लूटामिक एसिड को रिप्लेस किया किसने? वैलिन ने। ये दोनों एक एमिनो एसिड है, ओके। अब ये किसके कारण होता है? ये होता है सिंगल जीन के अल्टरेशन के कारण। देखो, ये बेस इस बेस के चेंज होकर इस बेस में हो जाने के कारण ही ये एमिनो एसिड का
रिप्लेसमेंट हुआ और इसके कारण इस तरह का जीनोटाइप बना, जिसके कारण ये डिजीज कॉज हुई। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन इसमें यही है, ग्लूटामिक एसिड ऑफ बीटा 6 चेन ऑफ हीमोग्लोबिन इज रिप्लेस्ड बाई वैलिन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका सिम्टम। इसका सिम्टम क्या क्या है? सिम्टम्स लो ऑक्सीजन टेंशन, मतलब ऑक्सीजन के कमी के कारण हीमोग्लोबिन चेन जो है, हीमोग्लोबिन चेन पॉलीमराइज एंड कन्वर्ट the RBC from biconcave to elongated shape। मतलब लो ऑक्सीजन टेंशन में हीमोग्लोबिन चेन पॉलीमराइज होता है, जिसके कारण आरबीसी का शेप बाइकॉनकेव से इलोंगेटेड हो गया। इलोंगेटेड कैसा होगा? इस तरह का, जो एक सिक्कल टाइप का होता है। बाइकॉनकेव कैसा होगा? बाइकॉनकेव होगा इस तरह से। ठीक है, तो ऑक्सीजन टेंशन में हीमोग्लोबिन चेन पॉलीमराइज होगा, जिसके कारण आरबीसी बाइकॉनकेव से इलोंगेटेड शेप में हो जाता है। इलोंगेटेड शेप सिक्कल टाइप का होता है, इसीलिए इस डिजीज कहते हैं हम लोग सिक्कल सेल अनीमिया। ओके, तो सिक्कल सेल अनीमिया में यही सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। बस एनसीईआरटी को याद करना है हम लोगों को, पूरे एनसीईआरटी के लाइन को समझाना है, समझना है। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट डिजीज है फेनाइलकीटोन्यूरिया। फेनाइलकीटोन्यूरिया, इसमें क्या होता है? इट इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज। ऑटोजोमल, ये भी, इसका भी डिफेक्टिव जीन ऑटोजोम्स के ऊपर होगा, ना कि सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर। ठीक है, इसको भी देखते हैं हाउ इट इज स्प्रेड और कॉज क्या है इसका। इसमें मेनली क्या होता है? लैक ऑफ एन एंजाइम which converts the phenylalanine into टायरोसिन। मतलब एक एंजाइम, ऐसा एंजाइम जो फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करता था, वही एंजाइम लैकिंग है। एक ऐसा एंजाइम जो इस एमिनो एसिड को इस एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता था, वही लैकिंग है। ठीक है, तो ये एंजाइम लैकिंग हुआ, तो ये एमिनो एसिड इस एमिनो एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा, तो ये एमिनो एसिड का क्या होगा? एक्यूमुलेशन ऑफ फेनाइल एलानिन। ठीक है, इन ब्रेन, accumulation of phenylalanine in brain which later converts into phenyl pyruvic acid। ठीक है, फेनाइल पायरुविक एसिड। जो ब्रेन में फेनाइल पायरुविक एसिड ब्रेन में एक्यूमुलेट हो जाएगा,
एंड नेग्लिजिबल एब्जॉर्प्शन के कारण, इसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, इसके कारण नेग्लिजिबल एब्जॉर्प्शन कॉजेस एक्सक्रीशन ऑफ फेनाइल पायरुविक एसिड थ्रू यूरिन। ये एक्यूमुलेट हो जाएगा, मतलब इकट्ठा हो जाएगा ब्रेन में, ठीक है, एक्यूमुलेट इन ब्रेन, और एक्यूमुलेट हो जाएगा ब्रेन में तो क्या होगा, इसका एब्जॉर्प्शन तो नहीं हो पाता है, जिसके कारण ये यूरिन के थ्रू बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए इस डिजीज का नाम भी है फेनाइल कीटोन्यूरिया। यूरिया का मतलब यूरिन के थ्रू बाहर आएगा, और क्या आएगा बाहर, फेनाइल कीटोन्यूरिया, मतलब ये आएगा फेनाइल पायरुविक एसिड, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक ओवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे क्रोमोजोमल डिसऑर्डर्स, ठीक है। चलो थैंक यू, आज तक यहीं